हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुबिका लियाकत। आपसे ठीक 48 घंटे पहले हमने एक सवाल आपसे किया था कि क्या उत्तर प्रदेश में इंसाफ पाने के लिए मरना पड़ेगा। हमने आपको 3 घटनाक्रम के बारे में भी बताया था। पहला, गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी जिनकी हत्या हो गई। दूसरी, अमेठी की साफिया जिसने लखनऊ में आत्मदाह कर लिया। और तीसरे, वो 8 पुलिस वाले जिन्हें कानपुर के बिकरू गांव में शहीद कर दिया गया। इन तीनों मामलों में कार्रवाई जान चले जाने के बाद हुई। अब इस लिस्ट में सुनिए आप, चौथा नाम भी जुड़ गया है और वो है कानपुर के संजीत यादव का। संजीत को अगवा किया गया, मार दिया गया और मारने के बाद फिरौती मांगी गई। पुलिस ने फिरौती दिलवाई भी। तब जाकर खुलासा हुआ कि संजीत की तो हत्या हो चुकी है और तब जाकर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। इसीलिए हमारा सवाल है कि क्या यूपी में इंसाफ तब मिलेगा जब जान चली जाएगी। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो उन्होंने राम राज लाने का वादा किया था। राम भक्त योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली चुनौती दी कि या तो अपराध छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। लेकिन ना उत्तर प्रदेश से अपराध छूटा और ना ही अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर गए। कल योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होगा। उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो वहां पहुंचेंगे। अयोध्या जाकर वो अधिकारियों से मिलेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे और राम मंदिर के शिलान्यास और उसके इंतजाम को लेकर आदेश देंगे। लेकिन रामराज क्या होता है? क्या इन चीख पुकार के बीच रामराज स्थापित हो सकता है? क्या जहां महिलाएं अपने दुख के कारण सड़क पर लोट लोट कर रो रही हो, वहां हम रामराज की कल्पना कर सकते हैं? रामराज का दावा तभी किया जा सकता है जब जनता सर्वोपरि हो। भगवान राम ने तो एक धोबी के कहने पर सीता का त्याग कर दिया क्योंकि उनके लिए जनता सबसे पहले थी। लेकिन यूपी में जनता की जान पर जान जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से पहले गाजियाबाद या फिर कानपुर नहीं जाना चाहिए था? क्या जनता के बीच जाकर योगी को यूपी के लोगों में विश्वास कायम नहीं करना चाहिए था? क्या अयोध्या जाने से पहले उन्हें अपनी जनता के आंसू पोंछने, उनका विश्वास बढ़ाने नहीं जाना चाहिए था? ये सवाल सीधा है और हम तो पूछेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यह सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी ये जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली पुलिस लापरवाह हो जाती है। मास्टर स्ट्रोक में आज आप इसी लापरवाही का एक नमूना देखेंगे। आप देखेंगे कि गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी अपनी हत्या से पहले किस तरह पुलिस से मदद मांगते रहे और पुलिस उनकी मदद का मजाक बनाती रही। एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखेंगे कि जब पुलिस की पोल खुली तो किस तरह गाजियाबाद के एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर अपनी जिम्मेदारी निभाने का दावा कर दिया, जबकि वो खुद इस लापरवाही के भागीदार रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर इंद्रजीत राय ने जब इस मामले में अपनी तहकीकात शुरू की तो उन्हें विक्रम जोशी के फोन कॉल्स को लेकर बहुत सारी जानकारी मिली। पता चला कि विक्रम ने अपनी हत्या से कुछ देर पहले गाजियाबाद की प्रताप विहार चौकी के इंचार्ज राघवेंद्र सिंह को फोन करके मदद मांगी थी। पता चला कि विक्रम की बहन ने कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी को पूरी जानकारी दी थी। लेकिन हुआ कुछ नहीं और आखिरकार विक्रम की जान चली गई। तो मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले विक्रम जोशी की हत्या पर यह खुलासा। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की इस 5 साल की बच्ची को ऐसे नहीं रोना पड़ता अगर पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई कर ली होती। गोली मारना है बस,
जैसे इन्हें मेरे आदमी को गोली मारा, जिससे मेरे को तीर से निकाल दिया। ऐसे मैं करवाना चाहती हूँ, उसकी बीवी बच्चे भी तड़पे जरा। जैसे मैं तड़प रही हूँ। हाँ, मेरे बालक छोटे छोटे हैं, बेटा छोटा है। मैं कैसे रहूंगी रे मैया, हम कैसे रहूं रे जोशी बेगर। विक्रम जोशी की पत्नी को अपने बच्चों के लिए ऐसे दुहाइयां न देनी पड़ती अगर गाजियाबाद की पुलिस वक्त पर जाग गई होती। कलानिधि नैथानी साहब, आपके पूरे डिपार्टमेंट को नींद कैसे आ पा रही है? आपकी पुलिस मुंह कैसे दिखा पा रही है? विक्रम जोशी की बच्ची की ये चीख सुन रहे हैं आप? क्या गाजियाबाद की पुलिस इस बच्ची के पिता की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है? इंसाफ पाने के लिए मरना क्यों पड़ रहा है? आप अपना काम ईमानदारी से करते तो आज गली के गुंडे एक पत्रकार की हत्या न करते। आज हम गाजियाबाद पुलिस की लापरवाह सोच का पर्दाफाश करेंगे। आज हम सबूतों के साथ ये बताएंगे कि गाजियाबाद पुलिस ने कैसे कार्रवाई नहीं की। एबीपी न्यूज आपको बताएगा कि विक्रम जोशी की हत्या से पहले और बाद में क्या क्या हुआ था। गाजियाबाद पुलिस का चौकी इंचार्ज कैसे विक्रम जोशी के फोन कॉल को टाल रहा था। सबसे पहले ये जानिए कि पत्रकार विक्रम जोशी की बहन के घर पर वो गुंडे धमकाने आए थे और वहां उनकी विक्रम के साथ बहस भी हुई थी। इसके बाद विक्रम जोशी ने अपनी हत्या से ठीक 1 घंटे पहले प्रताप विहार चौकी के इंचार्ज राघवेंद्र सिंह को फोन किया। हेलो, आपकी तबीयत ठीक ना? भैया नमस्कार। हाँ जी। तबीयत ठीक है क्या? कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक है। चलो सुबह बात करूँ भैया। लड़के 2-4 वो लड़ने के लिए आए थे कॉलोनी में। अच्छा, कौन लड़ने आए थे? वही रवि के साथ के 3-4 जने। मुकदमेबाजी हो गई थी तो मैं मुझे दिख रहा। अच्छा, तो ठीक है भैया, आप तबीयत ठीक कर लो, मैं सुबह मुलाकात कर लूँ। कब? ठीक है, ओके। चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह का एटीट्यूड देखा आपने? विक्रम जोशी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई एहसान कर रहे हैं। वो विक्रम जोशी को ताना मार रहे थे कि बहुत मुकदमेबाजी हो गई तुम्हें, मुझे दिख रहा है। विक्रम जोशी पूछते रह गए कि सुबह कब मुलाकात कर लूं, लेकिन इंचार्ज साहब ने सीधे फोन रख दिया। तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक है। चलो सुबह बात करूँ भैया। लड़के 2-4 वो लड़ने के लिए आए थे कॉलोनी में। अच्छा, कौन लड़ने आए थे? वही रवि के साथ के 3-4 जने। मुकदमेबाजी हो गई थी तो मैं मुझे दिख रहा। अच्छा, तो ठीक है भैया, आप तबीयत ठीक कर लो, मैं सुबह मुलाकात कर लूँ। कब? ठीक है, ओके। चौकी इंचार्ज को मेरे सामने कॉल करा था। उन्होंने कहा कि जोशी साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे सुबह संपर्क करूंगा। ये जवाब दिया। अगर उन्हें कार्रवाई नहीं करनी थी तो वो किसी और को भी भेज सकते थे अगर उनकी तबीयत खराब थी तो। पुलिस ने अपनी खानापूर्ति के लिए चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन क्या ये काफी है? अगर चौकी इंचार्ज ने उस रात किसी और को भेज दिया होता तो विक्रम जोशी आज जिंदा होते, क्योंकि इसके बाद ही विक्रम पर हमला हुआ जब वो अपनी बेटियों के साथ अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे। वही जगह है जहां गाजियाबाद के पत्रकार की हत्या की गई। इसी गली से रात को 10:26 पे वो इस गली से बाहर निकलते हैं। 50 मीटर की दूरी है जहां पे वो बर्थडे पार्टी चल रही थी, अपनी बेटियों के साथ वो थे। यहाँ से निकल के और वो मुड़ते हैं। यहाँ पे जैसे ही गाड़ी टर्न लेती है, इन पोजीशंस पे वो लोग खड़े थे, चारों तरफ से आते हैं, यहाँ पे ओवर पावर करते हैं और यहाँ पे उनको गोली मारी जाती है। यहाँ एक टाटा सफारी कार खड़ी थी, इस दुकान का सीसीटीवी चल रहा था और वो सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। इस सड़क पे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर इसी सड़क पे पुलिस चौकी भी है। जैसे ही बदमाशों ने विक्रम जोशी को गोली मारी, उनकी भांजी ने तुरंत
विक्रम के दोस्त को फोन किया। ये फोन कॉल रात में 10:44 पर किया गया। फुरकान मामा यशोदा में गए, मामा को गोली मार दी है, जल्दी पहुँचो। पहुंच रहा हूँ। पहुँचो जल्दी। विक्रम गाजियाबाद में लोकल जर्नलिस्ट थे। उन्हें गोली मारे जाने की खबर तुरंत फैल गई। उसी रात को विक्रम के मोबाइल पर उनके संपादक का फोन आया, जिसे विक्रम के भांजे ने उठाया। अंकल जी, हाँ, क्या बात हुई बोलो? विक्रम मामा के गोली मार की गई है। कहाँ विक्रम कहाँ है? विक्रम मामा पता नहीं, हॉस्पिटल ले गए हैं उनको। अस्पताल में ले गए? अस्पताल में लेके गए। चलो मैं आ रहा हूँ। ओके। आपने इस बातचीत में सुना कि विक्रम का भांजा कैसे बुरी तरह से रो रहा है। इसी फोन पर विक्रम के भांजे से एक और आदमी बात करता है, जिसने खुद को फुरकान का भाई बताया। कहाँ पे हो? कौन? इमरान बोल रहा हूँ। कहाँ है विक्रम? देखा कौन भैया, आप कौन बोल रहे हो? फुरकान का भाई बोल रहा हूँ, छोटा। ये विक्रम मामा को अरे कहाँ पे ले गए हैं वो? कहाँ पे लेके गए हैं? पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है। पता भैया, पता नहीं। ठीक। अब एक बार फिर से देखिए कि हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि यूपी में इंसाफ पाने के लिए मरना पड़ेगा या फिर गोली खानी पड़ेगी। 1 घंटे पहले जिस थाने का चौकी इंचार्ज आने में आनाकानी कर रहा था, विक्रम को गोली लगने के बाद उसी चौकी इंचार्ज के बड़े अफसर विजयनगर थाने के एसएचओ का फोन भी विक्रम जोशी के मोबाइल पर आया। हेलो, ये विक्रम जोशी का नंबर है ना? हाँ, तो क्या बात होगी? मैं हॉस्पिटल में हूँ। हम घर जा रहे थे पापा के साथ। पापा को उन्होंने डंडा और गोली मार दी। किसने मारी है? बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कौन थे वो। काश एसएचओ साहब ने ये पहले पता कर लिया होता कि वो कौन है जो विक्रम जोशी की भांजी के साथ छेड़छाड़ करते थे। वो कौन थे जिनके साथ विक्रम जोशी का झगड़ा हुआ था। काश उस चिट्ठी पर कार्रवाई होती जो विक्रम जोशी की बहन ने हत्या से ठीक 3 दिन पहले गाजियाबाद के एसएसपी को लिखी थी। उस चिट्ठी में क्या था, ये बताएंगे आपको अपनी अगली रिपोर्ट में। इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ा किरदार गाजियाबाद के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कलानिधि नैथानी का है। वो जिले के पुलिस कप्तान है, तो क्या लापरवाही की जिम्मेदारी अकेले उस चौकी इंचार्ज की बनती है जिसे सस्पेंड कर दिया गया? क्या कलानिधि नैथानी की जिम्मेदारी नहीं है कोई भी? वो भी तब जब विक्रम जोशी की बड़ी बहन ने उन्हें एक शिकायत की चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी 17 जुलाई को लिखी गई थी, यानी विक्रम जोशी को गोली मारे जाने से सिर्फ 3 दिन पहले। इसमें साफ साफ लिखा गया था कि कैसे गली के गुंडे विक्रम जोशी की भांजियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, परिवार को धमका रहे थे। लेकिन इस चिट्ठी पर कलानिधि नैथानी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो चिट्ठियों को सिस्टम की लापरवाही की फाइलों में दबा कर बैठे रहे। और इसीलिए हमारा सवाल है कि क्या कलानिधि नैथानी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो दर्ज करा करके विवेचना करवानी चाहिए थी। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही उसके द्वारा वहां पर बढ़ती गई है, उस लापरवाही के लिए उसको वहां पर तत्काल रूप से निलंबित किया गया। लेकिन क्या लापरवाही अकेले सिर्फ उस चौकी इंचार्ज की थी? क्या इन महोदय की नहीं थी? ये गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी है। इन्हें गाजियाबाद में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भेजा गया था। इनका काम यह है कि यह गाजियाबाद के लोगों को सुरक्षित रखें, लेकिन इन्हें जनता की चिंता नहीं है। ये तो मंत्री जी के स्वागत में बिजी हैं। यहाँ गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का इंतजार हो रहा है और बड़ी ही बेसब्री से गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी अगवानी के लिए खड़े हैं। मंत्री जी की कार आई, दरवाजा खोला गया, वीके सिंह बाहर आए और कलानिधि नैथानी ने तुरंत एक जोरदार सैल्यूट मारा। ये तो उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा है, उन्हें करना ही है। लेकिन काश उन्होंने ऐसी ही बेसब्री विक्रम जोशी की हत्या रोकने में दिखाई होती। और ऐसा नहीं था कि कलानिधि नैथानी को यह सब पता नहीं था, उन्हें सब कुछ पता था। यह है वो चिट्ठी जो विक्रम जोशी की बड़ी बहन ने 17 जुलाई को एसएसपी कलानिधि नैथानी को लिखी थी। सबसे पहले ये देखिए कि इस चिट्ठी में विक्रम जोशी की बहन ने क्या लिखा था। सेवा में श्रीमान एसएसपी महोदय गाजियाबाद। प्रार्थना की पुत्रियां लगभग 9 बजे रात में घर के बाहर खड़ी थीं।
तभी वहां पर अचानक से 4 लड़के रवि, छोटू और उनके साथ 2 अज्ञात लड़के आए और पुत्रियों पर गंदे गंदे कमेंट करने शुरू कर दिए। अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ भी की। लड़कियों के भाई ने विरोध किया तो इन चारों ने उसके साथ मारपीट की। चारों लड़कों ने प्रार्थनी की पुत्रियों के साथ मौका मिलने पर रेप की धमकी दी और भाग गए। प्रार्थनी डरी हुई है कि कहीं ये उसे उठाकर न ले जाएं या कोई अनहोनी घटना न घटित हो जाए, इसीलिए इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। अब बताइए कहां गुंजाइश रह जाती है। इस चिट्ठी में विक्रम जोशी की बहन ने साफ साफ लिखा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कोई अनहोनी हो सकती है, और ऐसा ही हुआ। गाजियाबाद के एसएसपी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें ऐसी चिट्ठी मिली थी। इनका एप्लीकेशन जो पहले दी गई थी वो हमको मिल गई है, जिसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। तो फिर गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? विक्रम जोशी की हत्या के मामले में कलानिधि नैथानी को सस्पेंड क्यों नहीं करना चाहिए? एसएसपी ने विक्रम जोशी की बहन की शिकायत पर क्या किया? क्या गाजियाबाद के एसएसपी ने लापरवाही नहीं दिखाई? एसएसपी के लिए अलग और चौकी इंचार्ज के लिए अलग नियम क्यों? ऐसा है कि जब गलती होती तभी गलतियों का पता चलता है, ठीक है। अब इसके बारे में पता चला है, इसके बारे में पूरे तरीके से पुलिस प्रशासन को बताया गया है ताकि ऐसी चीजें आगे ना हो। यानी केंद्रीय मंत्री भी मान रहे हैं कि गलती हुई है और गाजियाबाद पुलिस से ही हुई है। देश में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। वीके सिंह गाजियाबाद के पुलिस कप्तान को सस्पेंड करने की सिफारिश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब कलानिधि नैथानी की लापरवाही भी साफ साफ दिख रही है। सामने इसी गली में मुश्किल से 10 मीटर 15 मीटर की दूरी पे जहाँ पे वो जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, ये वो घर है जहाँ पे पार्टी चल रही थी। इस घर से 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पे वो बहस होती है और यहाँ से तकरीबन 40-50 मीटर की दूरी पे रात के 10:28 पे गोली मार दी जाती है। सवाल खड़ा होता है कि 2 घंटे पहले जब यहाँ पर इस तरह की वारदात हो चुकी थी तो वक्त रहते ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए जिससे कम से कम इस हत्या को टाला जा सकता था। हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय ने जब इसकी पड़ताल की तो कुछ चश्मदीद भी मिले जिन्होंने बताया कि उस रात को क्या हुआ था। जी लड़का इस गली से निकला था और जी यहाँ पे मैं भाई साहब आए थे तो उनसे मुबासा हुई थी और उनकी जो बहन है उनसे भी मुबासा हुई थी जी। वो अपनी दोनों लड़कियों के साथ यहाँ आए थे तो इतने में 3-4 लड़के आए। बस में उनके पत्रकार की बहन से पायल से उनसे झगड़ा हो रहा था, मुबासा हो रही थी और जी फिर जी उनका भैया आया जी, वो गाली उपतार कर रहे थे तो उससे एकदम आते ही हाथापाई उन्होंने चालू कर दी। इसी के बाद विक्रम ने चौकी इंचार्ज को फोन किया था जिसने बीमारी का बहाना बनाते हुए आने से मना कर दिया था। आपकी तबीयत ठीक ना भैया? नमस्कार। हाँ जी। तबीयत ठीक है क्या? कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तबीयत ठीक नहीं, चलो सुबह बात करूँ भैया। लड़के 2-4 वो लड़ने के लिए आए थे कॉलोनी में। अच्छा कौन लड़ने आए थे? वही रवि के साथ के 3-4 जने। मुकदमेबाजी हो गई थी तो मुझे दिख रहा। अच्छा तो ठीक है भैया, आप तबीयत ठीक कर लो, मैं सुबह मुलाकात कर लूँ। कब? ठीक है, ओके। कुल मिलाकर पत्रकार विक्रम जोशी की जान पुलिस की लापरवाही और निकम्मेपन ने ली है। अगर पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई की होती तो आज वो जिंदा होते और गाजियाबाद पुलिस पर यह कलंक नहीं लगता। अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए कब तक यूपी पुलिस के ये बड़े अधिकारी बलि का बकरा ढूंढता रहेंगे? विकास दुबे केस में लिप्त चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी को जेल भेजा, लेकिन कानपुर के तत्कालीन एसएसपी आनंद देव का तबादला कर पीएसी का डीआईजी बना दिया गया। ये वही आनंद देव है जिन्हें शहीद देवेंद्र सिंह ने शिकायती चिट्ठी लिखी थी। गाजियाबाद मामले में भी चौकी इंचार्ज के खिलाफ तो फौरन एक्शन ले लिया गया, लेकिन एसएसपी कलानिधि नैथानी पर आंच तक नहीं आई। साफिया मामले में अमेठी के जामो थाना के प्रभारी निरीक्षक सहित 3 पुलिसकर्मियों को महज निलंबित कर दिया गया और अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है, सैलरी आती रहेगी। ये सारे तरीके और मामले को रफा दफा करने के औजार भर है। मास्टर स्ट्रोक, पुलिस या कार्रवाई सुस्त, पुलिस पर कार्रवाई भी सुस्त।